चलो इधर देखो, पदार्थ चालकता के आधार पे, ठीक है, जो पदार्थ है उसके प्रकार, जैसे पदार्थ के प्रकार ठोस द्रव गैस होते हैं ना, लेकिन चालकता के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। मतलब चालकता का मतलब होता है उसमें धारा बह सके, करंट बह सके या ऊष्मा बह सके, ठीक है। तो चालकता के आधार पे पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, पहला होता है चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक, ठीक है। तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं, तीन प्रकार के, चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक मतलब कंडक्टर, अचालक मतलब इंसुलेटर और अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बह सके। क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पता है इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अधिक होती है, लगभग क्या होती है, अधिक या सबसे अधिक कह सकते हैं। देखो इनमें धारा क्यों बहती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें धारा बहती है, ठीक है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग सबसे अधिक होती है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है तथा इनमें धारा आसानी से बह सकती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है ना, लगभग सबसे अधिक होती है, इसीलिए उसमें क्या होती है, धारा बह सकती है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक चीज ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे अधिक, और जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो धारा बहेगी, ठीक है। और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। अचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य या शून्य, मतलब है ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है ही नहीं है, तो इसमें क्या होती है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा का क्या प्रवाह नहीं होता है। तो ये चालक और अचालक। देखो कभी कभी क्या होता है, सुचालक बोल देते हैं इन्हीं को और कुचालक इसे बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी कुचालक अचालक को बोलते हैं और सुचालक चालक को बोलते हैं। तो चालक मतलब सुचालक, सुचालक मतलब होता है अच्छा, मतलब उसमें बह सके कोई चीज। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें धारा बह जाती है, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है तो उनमें धारा नहीं बहती है, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, अचालक या कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है अर्धचालक। किससे, चालक से और अचालक से, यानी कि सुचालक से और कुचालक से मिलकर बना होता है अर्धचालक। देखो ये जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, देखने में क्या होंगे, देखने में क्या होंगे ही वो कैसे कुचालक होंगे, उनमें धारा नहीं बहेगी, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अपन लोग क्या है उसमें कुछ पदार्थ मिलाएंगे, अपद्रव्य मिलाएंगे, यानी वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, कैसे होते हैं, अचालक, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, तथा अपद्रव्य मिलाकर चालक बनाया जा सकता है। उनमें अपद्रव्य मिला देंगे तो कैसे चालक बन जाएगा, यानी कि उसमें धारा बहने लगी, उनमें क्या हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे लोहा, तांबा, चांदी, इनमें धारा बहती है ना, करंट इनमें बह जाता है ना, तो ये क्या है, चालक है या सुचालक है। धारा किन में नहीं बहती है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, इनमें धारा नहीं बहती है, इसलिए ये क्या है, कुचालक है ना, ठीक है। और ये जो अर्धचालक हैं इन्हें धारा नहीं बहेगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेकिन क्या है इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कुछ अपद्रव्य यानी कुछ पदार्थ मिला देंगे तो ये इनमें धारा बह सकती है, ठीक है, फिर इनमें धारा बहने लगती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक। हाँ ये बिल्कुल उपधातुएं हैं, ये क्या है, दोनों उपधातुएं हैं, बिल्कुल उपधातुएं हैं। देखो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, वो आर, वेरी गुड, शाबाश। देखो प्रतिरोध क्या होता है तुम्हारा, आर होता है ना, आर। जो प्रतिरोध आर है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन स्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध बताइए किन चीजों पर निर्भर करता है, तब ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है, वो क्या है, पहली चीज है तार की लंबाई, यानी देखो जिस जो वायर है उसी में लगा होगा प्रतिरोध, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध। कैसा निर्भर करता है, किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के L
उसकी जो लंबाई L है के अनुक्रमानुपाती होता है, तो अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, अगर प्रतिरोध बढ़ा तो लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, यानी किसी तार का प्रतिरोध जो R है वो L पर निर्भर करता है, तो अपन लोग लिख सकते हैं R समानुपाती L। इसी को समानुपाती बोलते हैं, इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यानी कि तार का प्रतिरोध लंबाई पे तो निर्भर करता है, साथ में तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। जो तार है उसमें अगर प्रतिरोध लगा है तो वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उस तार के जो क्षेत्रफल कितना बन रहा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। ठीक है, ठीक है। अब देखना, जो तार का क्षेत्रफल है, किसी तार का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या करते हैं, बटे में आ जाती है चीजें। अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात है तो वो चीज कहां आ जाएगी, बटे में। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में आ जाएगी। तो देखो, जो प्रतिरोध है वो लंबाई पे निर्भर करता है, प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम ना समीकरण 1 ये आया था, समीकरण 2 ये आया था, अतः समीकरण 1 और 2 को ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को करेंगे तो समीकरण R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती L बटे A। अब देखना कैसे, ये देखो ऐसे L 1 बटे A। अब देखना R L के समानुपाती है, R 1 बटे A के समान, तो R L के समानुपाती और 1 बटे A, दोनों को साथ में जोड़ के इसे आगे क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं R समानुपाती L बटे A, इतना भी लिख सकते हैं। अब हमने तुम्हें बताया है कि इसे हटाने के लिए हमें कोई नियतांक लेना पड़ता है। ठीक है, इसे हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे, तो हमने इधर नियतांक क्या ले लिया, रो। कौन सा ले लिया, रो। ये चिन्ह किसका है, रो का। ये चिन्ह किसका है, रो का। ठीक है, हाँ, पी की तरह दिख रहा है, ये चिन्ह है तुम्हारे रो का। ठीक है, तो हम ना इधर हटाएंगे और इधर क्या लिख लेंगे, रो। तो ये हो जाएगा R बराबर रो L A। ठीक है, R बराबर रो L A। और अगर रो बराबर निकालेंगे तो R, देखो रो बराबर निकालेंगे तो A इधर गुणा में चला जाएगा और L बटे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो हम लिख देंगे रो बराबर R A बटे L, ये तुम्हारा हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता से क्या आ गया तुम्हारा, रो क्या है, एक रो तुम्हें पता है क्या है, रो क्या है, नियतांक। रो क्या है, नियतांक। रो एक नियतांक है। ठीक है, रो एक नियतांक है। ठीक है, अब हम पहले इतना नोट करो, इसके आगे बता रहे हैं। प्राप्त हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या प्राप्त हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर प्राप्त हुआ है RA बटे L, यानी रो बराबर क्या प्राप्त हुआ है, RA बटे L, ये हुआ है ना। ठीक है, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या निकालेंगे, मात्रक। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब ध्यान से देना, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, गुणे A क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे, बटे L क्या है, L मतलब लंबाई का मात्रक लिखेंगे। अब ध्यान रखना, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बोलो, ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर की घाते 2। कभी भी क्षेत्रफल जो आता है मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है ना, वर्ग मीटर में। और जो लंबाई आती है वो क्या में आती है, मीटर में आती है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, मतलब बचा क्या, ओम मीटर।
यानी कि ओम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलो